गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके एसएसटी के इंटरनल असेसमेंट 4 को पढ़ने जा रहे हैं, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें वही सबसे पहला चूज़ द करेक्ट है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको राइट ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन है, सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने या केशव चंद्र सेन ने। इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा कि सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सेकेंड है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? इसके भी 4 ऑप्शन है। सन 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद राणा ने की थी। सेकेंड, सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। थर्ड, सन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। या फिर फोर्थ, सन 1882 में मैडम ब्लावाटस्की ने की थी। तो इसका राइट आंसर है कि सन 1867 में महादेव गोविंद राणा ने की थी। थर्ड क्वेश्चन है, समाज को उन्नत कैसे बनाया जा सकता है? इसके भी 4 ऑप्शन है। व्यक्तियों में जागृति लाकर, व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देकर, उद्योग लगाकर या उपयुक्त सभी। तो समाज को यदि हमें उन्नत बनाना तो हमें इन सभी चीज़ों को करना पड़ेगा। व्यक्तियों में जागृति भी लानी पड़ेगी, उन्हें हमें आर्थिक सहायता भी देनी पड़ेगी, उद्योग भी लगाने पड़ेंगे। इसी कारण इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। फोर्थ है, कार्यात्मक साक्षरता है। क्या है कार्यात्मक साक्षरता? इसके भी 4 ऑप्शन है। आत्मनिर्भरता, अपने अभावों के कारणों को जानना, अभाव के कारणों को दूर करना या उपयुक्त सभी। तो इसमें भी सारी चीज़ें आना चाहिए। आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। हमारे पास अगर अभाव है तो उसके कारण क्या है उनको भी जानना चाहिए। हमें उन कारणों को दूर करना भी आना चाहिए। तो इसके लिए भी आएगा ऑल, मतलब सभी। फिफ्थ है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? इसके भी ऑप्शन है 50%, 60%, 70% या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है उसका लगभग कितने प्रतिशत भाग है? 60% भाग उसमें कार्यशील जनता में संलग्न है। अब आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पर। सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने खालिस्तान के विरुद्ध कानून पास करवाया था। आपको याद है 1829 ईस्वी में एक प्रस्ताव था सती प्रथा, उसके विरुद्ध कानून बनाया था। उसी को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की सहायता से राजा राम मोहन राय ने उसे पास कराया था। पहले के ज़माने में प्रथा थी सती प्रथा, जो कि बहुत बुरी प्रथा थी, और राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बहुत प्रयास किए और उसके विरुद्ध एक कानून भी बनाया कि कोई भी मतलब इस प्रकार का घिनौना कार्य नहीं कर सकता। सती प्रथा कौन सी प्रथा होती है? जिसमें यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसे भी उसकी चिता पे जला दिया जाता है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया और इस प्रथा को समाप्त किया। सेकेंड, सन खालिस्तान ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानड़े द्वारा की गई थी। कौन से सन में की थी ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना? 1884 में। उसके बाद में थर्ड है, अस्पृश्यता को खालिस्तान घोषित किया। अस्पृश्यता समझते हैं? छुआछूत। इसको क्या घोषित कर दिया था? अपराध। यदि कोई छुआछूत करता है तो वो एक कानूनी अपराध होता है। फोर्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समाज की मनोवृत्ति इनके प्रति खालिस्तान की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जो SC ST के लोग हैं, अगर हम उन जनजातियों का विकास करेंगे तभी हमारे समाज का विकास होगा। इसीलिए इनके प्रति हमारी प्रवृत्ति कैसी होना चाहिए? सहयोग की होनी चाहिए। फिफ्थ है, अर्थव्यवस्था के मंद विकास से खालिस्तान बढ़ती है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था का विकास तेज नहीं होगा तो क्या बढ़ेगी बच्चों? बेरोजगारी। तो ये कर लीजिए। इसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हाँ, याद रखना, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बनारस में की थी उन्होंने, और हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी। फोर्थ है, राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक हित में किए गए किन्हीं 2 कार्यों को लिखना है। तो अभी जैसा हमने ऊपर रिक्त स्थान में भी पढ़ा था, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले तो सती प्रथा पर रोक लगवा कर उसे अपराध घोषित करा था, और दूसरा उन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया था। ये दोनों हमने ऊपर खालिस्तान में भी पढ़े कि एक तो उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी, दूसरा उन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया था। फिफ्थ है, 19वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास का वर्णन कीजिए। तो अनेक सुधारकों ने विज्ञान के विकास से ही देश की प्रगति को संभव बताया, इसलिए उन्होंने विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया एवं अनेक वैज्ञानिक संस्थाएं भी उन्होंने स्थापित की। इसके लिए उन्होंने क्या क्या करा? पहला, चिकित्सा विज्ञान के पहले भारतीय विद्यार्थी महेंद्र नाथ सरकार थे।
जिन्होंने विज्ञान का प्रसार करने वाली प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना सन 1876 में की थी। मतलब विज्ञान का विकास सबसे पहले क्या करा उन्होंने, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय विद्यार्थी कौन थे, महेंद्र नाथ सरकार। इन्होंने विज्ञान का प्रसार करने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। सेकेंड, 20वीं शतक के तीसरे दशक में इंडियन साइंस ऑफ कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। मतलब जो 20वीं सदी का तीसरा दशक था उसमें कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। थर्ड है, अंग्रेजी शासनकाल के प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों ने मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनका समय था 1861 से 1962। इन्होंने इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। मतलब जो अंग्रेजी शासन था उसमें एक भारतीय वैज्ञानिक थे हमारे जिनका नाम था मोक्षगुंडम। इनका जन्म 1861 और 1962 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने क्या किया था, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फोर्थ है, प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्र नाथ बसु, मेघनाथ शाह, जी.एन. वाडिया एवं बीरबल साहनी आदि वैज्ञानिकों का योगदान भी इसमें महत्वपूर्ण रहा। मतलब हमने इन तीन में किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या किया यह तो हमने बताया ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में विकास का कार्य किया था, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने। उनमें नाम आता है हमारा प्रफुल्ल चंद्र राय का, जगदीश चंद्र बसु का, सत्येंद्र नाथ बसु का, मेघनाथ शाह का, जी.एन. वाडिया, बीरबल साहनी, इन वैज्ञानिकों का नाम आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे प्राचीन भारत का समाज कैसा था। इसका आंसर है हमारे प्राचीन भारत का समाज उन्नत व समृद्धशाली था। डेवलप था, मतलब एकदम हमारे प्राचीन भारत का समाज, और समृद्धशाली भी था। हमारे प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना था। 7th क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देशों में सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों दिए जाते हैं। लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं जिससे सभी अपना धर्म व अपने समाज का समुचित विकास कर सके और सभी अपने को समान मानते हुए परस्पर सहयोग द्वारा देश हित में कार्य कर सके। लोकतंत्र मतलब क्या, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। इसमें आपको पता है बच्चों, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसमें आता है समानता का अधिकार, जिससे सभी नागरिक समान होते हैं, उनको अपने धर्म का अपने समाज का समुचित विकास करने का पूरा अधिकार होता है। और ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, वो आपस में सहयोग से देश के हित में कार्य वो कर सकेंगे। इसलिए हमारे देश में सभी को। 8वां प्रश्न है बच्चों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए राज्य द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। तो भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए श्रेष्ठ समाज को समान स्तर पर लाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। क्या क्या व्यवस्थाएं थी इनमें। पहली थी कि संविधान में इनके हितों व अधिकारों का उल्लेख किया गया है और अस्पष्टता को अपराध घोषित किया गया। मतलब जितने भी इनके हित थे, अधिकार थे संविधान में, अनुसूचित जाति और जनजाति के इनके हित और उनके अधिकार दोनों का इसमें उल्लेख भी है। और अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, इसको अपराध घोषित किया गया। सेकेंड है, इसमें संविधान द्वारा इन वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया। मतलब जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इनको संरक्षण प्रदान किया गया। थर्ड है, इसमें अन्याय तथा शोषण से मुक्ति के लिए कानून भी बनाए गए। मतलब इनके ऊपर जो अत्याचार होते थे, इनके ऊपर जो शोषण होते थे, उससे मुक्त करने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए। फोर्थ है, इसमें लोकसभा, विधानसभाओं, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में इनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित किए गए। मतलब जो हमारे संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और विधानसभा, और जो हमारी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती है जैसे ग्राम पंचायत वगैरह, इनमें भी जनसंख्या के आधार पर इनके स्थान आरक्षित किए गए हैं। फिफ्थ है, इनके कल्याण के लिए अलग मंत्रालय, विभाग, पुलिस व न्यायालय में प्रकोष्ठ भी बनाए गए। इसके बाद आता है बच्चों, निर्धनता किसे कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है। निर्धनता वह दशा है इसमें किसी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र, मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने में कठिनाई होती है। मतलब आपने सुना होगा कि जीने के लिए 3 चीज़ें बहुत जरूरी होती है, रोटी, कपड़ा हो, मकान। और यदि मनुष्य को इनको प्राप्त करने में भी कठिनाई हो, वो अपनी कमाई से इनकी भी पूर्ति नहीं कर पाए, तो वो मनुष्य निर्धन मनुष्य कहलाता है। उसके बाद में आता है 10th नंबर का क्वेश्चन कि प्राचीन काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध और विकसित थी। भारत आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू के वर्षों में बहुमूल्य धातु के बदले भारत में बने कपड़े, मसाले व कुटीर उत्पाद खरीदती थी। मतलब अगर हम हमारे पूर्व भारत की बात करें प्राचीन काल के, तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी कि हम बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, विकसित भी अर्थव्यवस्था थी हमारी, और हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए, तो उन्होंने बहुमूल्य धातु के बदले भारत में बने कपड़े, मसाले व कुटीर उत्पाद भी खरीदे थे। लास्ट है, आर्थिक विकास में कृषि किस प्रकार सहायक है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है तथा इसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 26% का योगदान है।
भारतीय कृषि खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ उद्योग के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। कृषि के अंतर्गत खेती बाड़ी, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि भी शामिल है। और मानसून भी कृषि की निर्भरता अभी बनी हुई है। प्राकृतिक विशेषता जैसे भूमि की प्रकृति, जलवायु, सिंचाई की सुविधाओं के कारण भारतीय किसान विभिन्न प्रकार की कृषि करते हैं। और भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता भी समान नहीं रही है। हमारे देश में बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य कर रही है। इससे उन्हें रोजगार, खाद्यान्न और आय प्राप्त होती है। जैसे उद्योग को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है और फसलों में किसानों की आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के साथ साथ कृषि उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। मतलब कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही निर्भर है। हमारे यहाँ बहुत सारे ज़्यादा मतलब प्रतिशत लोग कृषि करते हैं। इसमें जो सकल घरेलू उत्पादन में 26% का योगदान है। जो भारतीय कृषि खाद्यान्न उत्पाद के साथ साथ उद्योग जो रहते हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह रहती है, उनके लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। कृषि के अंदर खाली खेती ही नहीं आती, उसमें पशुपालन भी आ जाता है, मत्स्य पालन भी आ जाता है। और लेकिन हमारी कृषि काहे पे निर्भर है? मानसून पर, वर्षा के ऊपर। अगर अच्छी वर्षा होती तो हमारी कृषि अच्छी होती, नहीं तो अदरवाइज हमारी कृषि अच्छी नहीं होती। अब प्राकृतिक विशेषताओं जैसे भूमि की प्रकृति, जलवायु, सिंचाई की सुविधाओं के कारण भारतीय किसान विभिन्न प्रकार की कृषि करते हैं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता समान नहीं है। हमारे देश में बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य करती है। इससे उन्हें रोजगार, खाद्यान्न और आय भी मिलती है। उद्योग को कच्चा माल कृषि से मिलता है। फसलों में किसानों की आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर ऊंचा रहता है। और जो खाद्यान्न रहते हैं उसमें भी आत्मनिर्भरता के साथ साथ कृषि उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार आपका ये असेसमेंट भी कम्प्लीट हो गया बच्चों। ओके।